नमो नमः छात्रों, करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के भागों में हमने संधि प्रकरण का अध्ययन किया था और आज हम संस्कृत विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण टॉपिक का नाम है समास, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगला भाग समास। विद्यार्थियों, समास प्रकरण हम जब संस्कृत विषय शुरू होता है वहीं से ये प्रकरण, ये टॉपिक शुरू हो जाता है। यानी समास किसे कहते हैं, संस्कृत में परिभाषा बनती है, यानी प्रश्न बनता है समासः कः कथ्यते, यानी समास किसे कहते हैं। तो समास की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं समास? समास की परिभाषा है समसनम समासः। समसनम का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप बनाना। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। छोटा रूप जो बड़ा होता है, विस्तृत फैला हुआ होता है, जो जिसमें विभक्तियां लगी हुई होती है अलग अलग, उन सभी विभक्तियों का लोप करके एक छोटा रूप बनाना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है, समास कहलाता है, समसनम कहलाता है। तो इसकी हिंदी में परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान यही रखना कि यहाँ पर जो मेल होने वाला है वो किसका होगा? शब्दों का। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इससे संबंधित हमने एक और परिभाषा मिलती जुलती पढ़ी थी कि जहां वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये हमने पूर्व के भागों में देखा था कि वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल होता है, वहां पर क्या होता है? समास। और शब्दों के मेल में, शब्दों का मेल बराबर समास। बस इतना ही अंतर है दोनों में। वर्णों का मेल होगा तो संधि और शब्दों का मेल होगा तो समास। और समास का मुख्य अर्थ यदि कोई पूछे समास का अर्थ क्या है, तो है संक्षिप्तीकरण करना, यानी छोटा रूप बनाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। छोटा रूप कैसे बनाते हैं? जिस प्रकार से जब समास विग्रह होता है, जैसे कोई भी उदाहरण हो और उस विग्रह में अलग अलग विभक्तियां लगी हुई होगी, उन विभक्तियों का लोप करके, उन विभक्तियों का लोप करके एक शब्द बनाना, एक नई विभक्ति के साथ रूप को लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तब वो बिखरा हुआ था, उसका हमने छोटा रूप बना दिया। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा नीलम उत्पलम। अब देखो, नीलम में भी विभक्ति लगी हुई है, उत्पलम में भी विभक्ति लगी हुई है, तो दोनों पदों में विभक्ति है। तो अब ये विग्रहित पद है, ये समास विग्रह किया हुआ है। तो अब इसका समस्त पद होगा, समस्त पद यानी छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण। तो क्या करेंगे? इसके जो मूल पद है उसको लिख लेंगे। नीलम का मूल पद क्या है? नील। और उत्पल, तो अ और उ मिलके क्या हो जाएगा? ओ, इसमें भी संधि हो जाएगी, तो नीलोत्पलम। ये एक नया रूप बना। तो ये छोटा रूप बनाना, ये ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है, छोटा रूप। तो विभक्तियों का लोप करके लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। शब्द को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो शब्दों को मेल करके, दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर आता प्रश्न भेदा, यानी समासस्य कति भेदा सन्ति। प्रश्न क्या बनता है? समासस्य कति भेदा सन्ति, यानी समास के कितने भेद होते हैं। प्रश्न ये बनता है समासस्य कति भेदा सन्ति, यानी समास के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? संस्कृत के समासस्य चत्वारः भेदा। कितने भेद हो गए? 4। कितने भेद? 4। चत्वारः भेदा सन्ति, यानी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास,
नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। आप सोच रहे होंगे कि कर्मधारय और द्विगु लिखे ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष समास का ही भेद क्या है? कर्मधारय। और इस कर्मधारय का ही भेद है द्विगु। कर्मधारय का भेद ही क्या है? द्विगु समास। तो मुख्य भेदों क्या यदि अपन वर्णन करें तो मुख्य भेद कितने हैं? 4, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। लेकिन कर्मधारय तत्पुरुष का भेद और द्विगु है वो कर्मधारय का भेद। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो वे क्या करते हैं कि 4 तो ये हो गए कर्मधारय और द्विगु को भी जोड़ देते हैं, तब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो 6 हो गए, तो कुल समास 6 हो गए, भेद 6 नहीं। संख्या यदि काउंट करें अपन तो संख्या में कितने हो गए? 6 हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रश्न बनता है कि समासस्य कति भेदा सन्ति, तब वहां पर समास के 6 भेद नहीं आने वाले हैं। कुछ जगह आपने देखा होगा कि समास के 5 भेद भी पढ़ते हैं। कहीं की किताबों में लिखा होता है समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, पंचभेदा। बिल्कुल ये भी सही है, यानी चत्वार भेदा भी सही है, पंचभेदा भी सही है। अब 5 भेद आते हैं तब आपने एक नाम देखा होगा, वो आता है केवल समास। क्या नाम आता है? केवल समास। ये जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तब इस समास का अध्ययन करता है, ये भी समास का एक भेद है। तो वहां पर हम संस्कृत समासस्य चत्वार भेदा न लिख के क्या लिखते हैं? पंचभेदा। लेकिन जब 12th की क्लासें होती हैं वहां पर हम सीनियर क्लासों तक यही बताया जाता है कि समास के कितने भेद हो गए? 4 भेद, 6 भेद नहीं होते, चत्वार भेदा। तो इस प्रकार से 4 भेद कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमने अभी तक देखा कि समास का अर्थ, समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण करना, छोटा रूप बनाना। जब विग्रहित पदों में अलग अलग विभक्तियों का लोप करके एक विभक्ति के साथ लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर आता है समास के भेद। तो समास के भेदों में हमने देखा कि समास के भेद कितने होते हैं? 4 भेद, चत्वारः भेदा, 4 भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास। अब ये जो 4 भेद हैं, इन चारों भेदों की अलग अलग परिभाषा बनेगी। अब ये चारों मैंने क्रम से लिखे हैं। अब समास में क्या होगा कि पद प्रधान होगा, कोई ना कोई पद प्रधान होगा, उसी के आधार पे समास होगा। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो होगा तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो होता है द्वंद्व। और जिस समास में अन्य पद प्रधान हो वो होगा बहुव्रीहि समास। पहला पद अव्ययी भाव, दूसरा पद उत्तर पद कहो या दूसरा पद एक ही बात है, तत्पुरुष, दोनों ही पद द्वंद्व, दोनों के छोड़ के कोई तीसरा अन्य पद ही प्रधान होगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। तो चलो हम आगे उदाहरण देखते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा है? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो संस्कृत में परिभाषा बनती है कि प्रायेण पूर्व पद प्रधानो भवति स अव्ययी भाव समास इति कथ्यते। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो भवति, पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पद अव्यय, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्यय होता है। अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान हो गई? जिस समास में पहला पद कैसा हो? अव्यय हो, और दूसरा पद कैसा हो? संज्ञावाची या अनव्यय हो, तो और पूरा का पूरा पद बनता है वो क्या बनता है? अव्यय। उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं?
अव्यय की क्या पहचान, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि ये पहला पद है वो अव्यय है। तो हमने देखा होगा पूर्व की क्लासों में कि अव्यय का अर्थ है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। व्यय मतलब खर्च होना, व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च होना, और अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता, जो कभी खर्च होता ही नहीं, एक जैसा, चाहे कोई भी वचन हो, चाहे कोई भी लिंग हो और कोई भी विभक्ति हो, हमेशा एक जैसा रहेगा। तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में हमेशा एक जैसा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और अव्यय के भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, उपसर्ग, सभी उपसर्ग, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो सभी उपसर्ग किस में आते हैं, अव्यय के अंदर। उपसर्ग हो, क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक हो और विस्मयादि, 4 भेद हो गए। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी अव्ययों के भेद है। तो कुल मिला के याद रखना कि जो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अति, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये जो मैंने 22 उपसर्ग बोले हैं, ये 22 उपसर्ग ही किस में आते हैं, अव्यय में। यदि हमें उपसर्गों का नॉलेज है, उपसर्गों का ज्ञान है, तो हम समझ सकते हैं कि जो उपसर्ग होगा वो अव्यय होगा। और अव्यय यदि पहला पद आ रहा है, यानी समास में पहला पद, पहला शब्द ही उपसर्ग या अव्यय है, तो अव्यय भाव समास का उदाहरण बनेगा। इसके अलावा भी जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, श्वः, है, अधुना, इदानीं, ये सभी क्या है, ये अव्यय है। तो हम इस प्रकार से अव्ययों के उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। तो मैंने क्या पहचान बताई अव्यय भाव की, कि पहला जो पद है, जो प्रथम पद है, वो क्या होना चाहिए, अव्यय। बस, अव्यय के अंदर उपसर्ग भी शामिल है, ध्यान रखना। तो कोई भी उपसर्ग आता है तो वो अव्यय होगा। तो अधि, हरि, 2 पद क्या है इसमें, अधि, हरि। अधि क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, इसका मतलब अव्यय है, बिल्कुल। तो अव्यय भाव का उदाहरण हो गया। उप कृष्णम, उप उपसर्ग है। अनु रूपम, अनु उपसर्ग है। प्रतिदिनम, प्रति उपसर्ग है। निर्मक्षिकम, निर उपसर्ग है। यथा शक्ति, यथा अव्यय है। स हरि, स अव्यय है। अनु विष्णु, अनु उपसर्ग है। सुमद्रम, सु, तो ये अव्यय। तो ये सभी जो है, पहला पद आप में जिसमें अधि, उप, अनु, प्रति, निर, यथा, स, अनु, ये सु इत्यादि पहले आपको अव्यय दिख रहे हैं। तो यहाँ अपन आंख बंद करके हम लिख सकते हैं कि समास का क्या नाम हो गया, अव्यय भाव। समास का क्या नाम हो गया, अव्यय भाव समास। अब इसका विग्रह, अब अव्यय भाव समास क्या होता है कि 16 अर्थों में आता है। अव्यय भाव समास 16 अर्थों में होता है। कितने, विभक्ति, समीप, समर्थी, व्यर्थी, यथा, अत्यय, संप्रति, योगपद, साकल्य, वचन, सभी अर्थों में ही 16 अर्थों में अव्यय भाव होता है। तो अधि उपसर्ग है वो विभक्ति अर्थ में होता है। अधि उपसर्ग किस में आता है, विभक्ति अर्थ में। तो इस अधि हरि का अर्थ क्या होता है, हरि में, क्या होता है, हरि में। और मैं पे पर किस कारक का कारक चिन्ह है, अधिकरण। और अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी। तो हरि में सप्तमी विभक्ति लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हरौ और इति, हरौ इति, इसका क्या हो गया, समास विग्रह। दूसरा पद है उपकृष्ण। उप क्या है, उपसर्ग। और उप उपसर्ग समीप अर्थ में आता है। किस अर्थ में, समीप। तो कृष्ण के समीप, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत बारीकी से इसको समझना होगा। कृष्ण के समीप, और के किस कारक का कारक चिन्ह है, का, के, की, किसका हुआ, संबंध का। और संबंध में विभक्ति कौन सी हुई, षष्ठी। तो कृष्ण की षष्ठी विभक्ति क्या बनता है, कृष्णस्य। और उप किस अर्थ में, समीप में, तो कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। अनु, अनु उपसर्ग आता है योग्य अर्थ में। देखो, अनु उपसर्ग 2 अर्थों में आता है।
एक पश्चात अर्थ में भी आएगा और एक योग्य अर्थ में भी आएगा। तो रूप के योग्य, इसका अर्थ क्या बनता है? रूप के योग्य। और के कारक चिन्ह है संबंध का, और संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी, और तो रूप की षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य पद होता है वैसे हो जाएगा रूपस्य। तो रूपस्य और अनु उपसर्ग किस अर्थ में? योग्य, तो हो जाएगा रूपस्य योग्य। आपको याद रखना होगा कि अधि उपसर्ग आता है विभक्ति अर्थ में, उप उपसर्ग आता है समीप अर्थ में, अनु उपसर्ग आता है योग्य अर्थ में, और एक अनु उपसर्ग दूसरी जगह और आता है पश्चात अर्थ में। तो शब्द देखना होगा कि अनु उपसर्ग कहां सही है। तो रूप के योग्य। प्रतिदिनम, ये प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, यानी इसका द्वित्व होता है। प्रति का क्या हो जाएगा? ये द्वित्व अर्थ में आएगा। निर्मक्षिकम, इसमें जो निर है वो अभाव अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है? अभाव। तो मक्षी, मक्षी का नाम अभाव, मक्षी का अभाव, मक्षी का नाम अभाव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा उपसर्ग आता है, यथा अव्यय आता है अनतिक्रम अर्थ में। किस अर्थ में? अनतिक्रम। तो शक्तिम अनतिक्रम्य। अब यदि प्रश्न इधर से दे दे कि शक्तिम अनतिक्रम्य, क्या दे दिया? शक्ति अनतिक्रम्य, और प्रश्न दे दिया कि इसका समास, समस्त पद लिखो, समास करके लिखो। तो यहां ध्यान रखना, यहां शक्तिम है और अनतिक्रम अर्थ किस अर्थ में आता है? यथा। तो पहले क्या लिखेंगे? यथा, और फिर इसका मूल शब्द क्या है? शक्ति। अब यहां शक्ति लिखोगे, न कि शक्तिम। कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम भूल गलती कर लेते हैं और पूरा अर्थ जो हमारा सही लिखा हुआ होता है वो अर्थ बदल जाता है। तो भले ही विग्रह में कोई भी विभक्ति लगी हुई हो, आप पद लिखोगे, समस्त पद लिखोगे, वहां पर शुद्ध नई शब्द विभक्ति के साथ लिखना होगा। जैसे सहरी, जिसमें स एक अव्यय है, वो सादृश्य अर्थ में आता है। किस अर्थ में? सादृश्य। तो हरे सादृश्य, हरि के सम्मान, हरि हरि के सादृश्य। तो के में षष्ठी विभक्ति, तो हरे हरे। अब यहाँ अनु आया, देखो यहाँ आपने अनु रूपम, अनु उपसर्ग योग्य अर्थ में देखा, लेकिन यही अनु विष्णु अनु उपसर्ग पश्चात अर्थ में आएगा। किस अर्थ में? पश्चात। तो विष्णु के बाद, विष्णु के पश्चात, तो के, और के किसका कारक चिन्ह है? संबंध का, और संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी। का के की में विभक्ति षष्ठी, और षष्ठी विभक्ति क्या होगा? विष्णु, विष्णु के पश्चात। सुमद्रम, सु अव्यय है जो किस में आता है? समृद्धि अर्थ में आता है। किस अर्थ में? समृद्धि। तो मद्राणाम समृद्धि। इस प्रकार से ये समास के विग्रह हुए। फिर आता है उपगंगा। देखो उप उपसर्ग है और गंगम, पहला पद अव्यय है। तो उप उपसर्ग समीप अर्थ में, किस अर्थ में आता है? समीप। तो गंगा के समीप, तो क्या हो जाएगा इसका समस्त विग्रह? गंगा या समीपम। यही अपने उदाहरण पीछे देखा था उप उपसर्ग का कि किस अर्थ में आ रहा था? समीप अर्थ में। कृष्ण से समीपम, उपकृष्णम। यदि पद विग्रह से दे दे तो हमें याद रखना है कि समीप अर्थ आता है, समीप जब शब्द आता है तो वहां हम उप लिखेंगे। योग्य आता है तो वहां अनु भी लिख सकते हैं, और पश्चात आता तो भी अनु लिख सकते हैं, और योग्य आएगा तो अनु, और जब द्वित्व होता है एक ही शब्द तो वहां पर प्रति, और अभाव आता है तो निर लिखेंगे, अनतिक्रम आता है तो यथा लिखेंगे, सादृश्य आता है तो पहले स लिखेंगे, पश्चात आता है तो अनु लिखेंगे, समृद्धि आता है तो सु लिखेंगे, समृद्धि की जगह व्यर्थी आता है तो दुर लिखेंगे। इसके समान और आता है, जैसे व्यर्थी आता है तो यहां पर क्या आएगा? दुर आएगा। तो दुर उपसर्ग है वो किस में आता है? व्यर्थी अर्थ में। तो दुर यवनम, तो यवनानाम व्यर्थी। अति हिमम, अति एक उपसर्ग है तो हिमस्य अत्य, तो अत्य अर्थ में अति आता है। इस प्रकार से हमने अविभाव समास के कुछ उदाहरणों का अध्ययन किया। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं जिसको आप समझेंगे, और भी आप इसके सम्मान उप वाले या दुर वाले, अति वाले, अनु वाले, स वाले और उदाहरण देखना और समझने का प्रयास करना कि किस प्रकार से उसमें बदलाव होता है, किस प्रकार से होते
नेक्स्ट हम समास का अगला भेद ले रहे हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास यानी जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? उत्तर पद प्रधान। हमने पहला पढ़ा अव्ययी भाव जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था। देखो समास के जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पूर्व पद प्रधान होगा अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास, और दोनों को छोड़ के तीसरा ही होगा तो बहुव्रीहि समास। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहां पर कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो प्रायण उत्तर पद प्रधानो भवति स तत्पुरुष समास कथ्यते। जिस समास में द्वितीय पद, उत्तर पद को या द्वितीय पद को एक ही बात है, प्रधान उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक भेद होते हैं। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि तत्पुरुष समास के अंदर एक भेद आता है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही एक भेद आता है द्विगु। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि जो तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण, और एक होता है व्यतिकरण। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना चाहता हूं। समानाधिकरण मतलब जो दोनों पदों की विभक्तियां होगी, दोनों पदों की विभक्तियां एक समान होगी। कैसी होगी? एक समान होगी, तब नाम दिया समानाधिकरण। जब दोनों पदों की विभक्ति एक समान होगी तो उसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष। और जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां कैसी हो? अलग अलग हो। कैसी हो? अलग हो। दोनों पदों की विभक्तियां अलग होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। भाई समझ में आई बात मेरी? यानी कर्मधारय का अर्थ क्या होगा? जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां एक समान होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इसको हम कर्मधारय भी कह सकते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। और व्यधिकरण यानी जिसमें अलग अलग होगी। तो ये जो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक जो भेद चल रहे हैं, ये 7 जो भेद हैं 6, ये अलग अलग विभक्तियां आ रही हैं, तो वो होगी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जो हम तत्पुरुष समास अभी पढ़ेंगे वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो इसका बार बार जिक्र नहीं होगा कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, सीधा हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा उसको हमने क्या नाम दिया है? कर्मधारय समास। तो इसका आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई किताब में अलग अलग लिखा हो कि समानाधिकरण तत्पुरुष या व्यधिकरण। हम जो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो भेदों का अध्ययन करेंगे वो तत्पुरुष समास के व्यधिकरण होंगे, लेकिन उसका हम मुख्य रूप से बार बार उच्चारण क्या करेंगे? तत्पुरुष समास। समझ में आ गया? और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा उसका हम इसके बाद विग्रह करेंगे, यानी जो वर्णन करेंगे वो होगा कर्मधारय। नेक्स्ट, तो अब उदाहरण हो गए। ये अब किसके उदाहरण है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होगा? दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होंगी और इसके भेद होंगे द्वितीय से सप्तमी तक। मैंने सबका एक एक उदाहरण लिखा है। तो देखो, ग्राम गतः। अब समझना, शब्द जब तक समझ में नहीं आएगा अर्थ हम उसको लिख नहीं सकते, उसका विग्रह कर नहीं सकते। तो अर्थ इसका क्या होता है ग्राम गतः का? कि गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। और को किस कारक का कारक चिन्ह है? देखो जो कारक है, कारक के कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से यानी अलग होना,
संबंध का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण में, पे, पर। देखो से दो जगह आ रहा है, एक आ रहा है करण से, वो से होगा द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम होगा वो होगा से। एक से आएगा जिसमें होगा अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता तो वहां पर हो जाएगा अधिकरण, अपादान, सॉरी। तो अब यहां पर देखो ग्राम गतः यानी गांव को गया हुआ, और गांव को किस में आता? कर्म में, और कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया, और ग्राम का द्वितीया क्या बनेगा? उदाहरण ग्रामम, ग्रामम गतः, बस ये विग्रह हो गया। मैंने लिखा हरित्रातः, हरित्रात मतलब हरि द्वारा रक्षित, त्रात यानी रक्षित, हरि द्वारा रक्षित, और द्वारा किस में आता है? से या द्वारा? करण में, और करण में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया, तो हरि में तृतीया लगेंगे तो क्या हो जाएगा? हरिणा। शब्द रूप आपको साथ साथ में याद होने चाहिए। शब्द रूपों के अलावा ना तो हम समास विग्रह कर सकते और न कारक पढ़ सकते। तो हरि की तृतीया क्या होता है? हरिणा और त्रात। मैंने लिखा भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि या भूतों के लिए बलि। तो के लिए किस का कारक चिन्ह है? संप्रदान का, और संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। तो यहाँ भूत में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या होगा? भूताय बलि, भूता। अब यहाँ भूताय बलि की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं भूतेभ्य, बहुवचन बढ़ाएंगे तो भूतेभ्य हो जाएगा, एक वचन लिखे तो भूताय, तो भूताय लिखे तो भी सही है, भूतेभ्य लिखे तो भी सही है। भूतेभ्य बलि यानी भूतों के लिए बलि, दोनों ही सही। मैंने लिखा चोर भयम, चोर भयम, चोर से डर, चोर भयम का अर्थ क्या होगा? चोर से डर। जब इंसान को डर लगता है तो वो नजदीक जाता है या दूर भागता है? अलग होता है, डर से अलग होगा, तो अलगाव यानी से, यहाँ ये से अलग अर्थ में आया है। तो चोर से का अर्थ क्या हो गया? अलग होना। अलग होने में कौन सी होगी? पंचमी होगी, क्योंकि अपादान कारक, और अपादान कारक में पंचमी, तो चोर शब्द की पंचमी क्या होगी? चोराद, चोराद भयम। फिर है नेक्स्ट उदाहरण राजपुरुष, राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। अब राजा का पुरुष अर्थ क्या हो गया? राजपुरुष का, राजा का पुरुष, और का के की किस में आता है? संबंध में, और संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति। संबंध में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति राज शब्द में लगाएंगे तो क्या होगा? राज्ञ पुरुष। राज, राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति में क्या होगा? राज्ञ, तो राज्ञ पुरुष। अक्ष शौंड, गोटियों में निपुण, अक्ष मतलब गोटियों में, शौंड मतलब निपुण। जब अपन पासा खेलते हैं और पासा फेंकते समय गोटियां जो होती है उसमें जो खेलने में माहिर होता है उसको अपन निपुण कहते हैं, गोटियों में निपुण। तो अक्ष शौंड गोटियों में निपुण, और मैं पेपर किस में आता है? अधिकरण में, और अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी। तो अक्ष में सप्तमी लगाएंगे तो क्या होगा? गोटियों में, गोटी बहुवचन हो गया, बहुत सारी गोटियां हैं, तो जिस प्रकार से रामेशु होता है उस प्रकार से हो जाएगा अक्षेशु शौंड। तो मैंने सभी के उदाहरण लिख लिए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसके अलावा भी और भी उदाहरण होते हैं, वो आप समझें, इस प्रकार देखें कि क्या कौन सा द्वितीया का है, कौन सा तृतीया, विभक्ति किस प्रकार से लगेगी। मैंने बता दिया कि जो कारक चिन्ह होगा उस कारक चिन्ह के आधार पर उस शब्द में विभक्ति, और विभक्ति पहले वाले पद में लगेगी, दूसरा कोई भी परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला, दूसरा पद एज इट इज रहेगा। और यदि समास विग्रह वाले ये जो पद है, इन समास विग्रहित पदों को यदि समस्त पद में लिखना है तो जो प्रथम पद की जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप कर दो। प्रथम पद में जो विभक्ति लगी हुई है उस विभक्ति का लोप करके पूरा एक शब्द लिख लो। जैसे मैंने देखो पहला उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे है ग्रामम। अब ग्रामम में विभक्ति में क्या है? म है, इस म को हटा दे और पूरा एक कर बना दें तो क्या हो जाएगा? ग्राम गता। ये इसका समस्त पद हो गए। समस्त पद यानी समास विग्रह में जो विभक्ति है उस विग्रहित पद में विभक्तियों का लोप करके एक पद में लिखना ही क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। ये सभी समस्त पद हैं और ये सभी समास विग्रहित पद हैं। बस याद रखना, एक समस्त पद है, दूसरा समास विग्रह। समस्त पद को समास विग्रह में करते समय विभक्तियों का निर्माण करना, विभक्तियों का लगवाना, और समास विग्रह से समस्त पद में लिखते समय विभक्तियों का लोप करके लिखना ही समस्त पद कहलाता है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण है। आपद गतः तो आपदम गतः, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो को यानी द्वितीय
यानी कर्म कारक तो सुखम प्राप्त, शोक पतित शोक में शोक पतित तो शोकम पतित। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण बनेंगे। मैंने कुछ उदाहरण द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के दिए हैं। तो हमने अभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा है ना, जो मुख्य तत्पुरुष समास होता है उसको ही हम व्यधिकरण भी कहते हैं, क्योंकि व्यधिकरण यानी विभक्तियां अलग अलग होंगी। अब जब इसके बाद हम समास पढ़ेंगे कर्मधारय, वो भी कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद होगा, जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं और कर्मधारय भी कहते हैं, तो वो समान अर्थ होंगे विभक्तियों के। तो अभी तक आज हमने समास की दो भेदों का अध्ययन किया, जिसमें तत्पुरुष समास और पहला अव्ययीभाव समास। एक बार पुनः आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्या क्या इसमें समास में होता है। देखो, समास के अंदर समास का यदि मैं अर्थ बताऊं, यानी समास का मुख्य अर्थ है वो हुआ संक्षिप्तीकरण करना। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण करना, यानी छोटा रूप बनाना। ये समास का मुख्य अर्थ हो गया। और समास जो बनता है वो किसका होता है? शब्दों का मेल। समास का अर्थ क्या हो गया? शब्दों का मेल। और समास में कितने पद होते हैं? दो पद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। अब पूर्व पद कौन सा और उत्तर पद कौन सा? जो पहले लिखा जाता है वो पूर्व पद, उसको हम प्रथम पद भी कहते हैं। जो बाद में लिखा जाएगा उसको हम उत्तर पद यानी द्वितीय पद भी कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। और एक आता है इसमें समास विग्रह, यानी समस्त पदम, और एक होता है समास विग्रह। ये इसकी शब्दावली है जो समझ में आनी चाहिए। समस्त पदम यानी जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो उदाहरण होता है जिसमें विभक्तियां नहीं होती हैं वो होगा समस्त पद। और जब समास विग्रह करेंगे, टुकड़े करेंगे, विभक्तियों के साथ लिखेंगे, जो विग्रहित पद है, विभक्ति के सहित होता है, वो समास विग्रह का होता है। अब मैंने अभी तक जो 6 समास नाम लिखे थे कुल, उसमें कौन कौन सा पूर्व होगा, उत्तर होगा, वो समझना है। तो थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करें। पहला मैंने लिखा था जो अव्ययीभाव समास, या उसी को ले लेते हैं। जिस प्रकार से ये थे, अव्ययीभाव समास। तो मैंने कहा था इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व और जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो होगा अव्ययीभाव। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो होगा तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो होगा द्वंद्व। और जिसमें अन्य पद या तीसरा पद, समझ में आ रही मेरी बात? तीसरा पद प्रधान, वो होगा बहुव्रीहि समास। तो दो पद पूर्व उत्तर, पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों ही पद प्रधान द्वंद्व। जिसमें दोनों ही पद कोई नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि। बस यही आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव, जिसमें उत्तर पद प्रधान, दूसरा तत्पुरुष जिसमें दोनों ही पद प्रधान द्वंद्व, और तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि, अन्य पद को या तीसरा पद। तो इस प्रकार से आज हमने समास के दो भेदों का मुख्य रूप से अध्ययन किया, जिसमें अव्ययीभाव समास पहचान के रूप में हमने बताया कि पूर्व पद कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से आज हमने दो भेदों का अध्ययन किया, तत्पुरुष एवं अन्य। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वीडियो में समास के दो भेदों का अध्ययन हमने जो किया वो आपने भली भांति इसको समझा, सीखा और उदाहरण
के साथ आप अपने घर पे इसका प्रयास करेंगे। और यदि किसी उदाहरण में कोई समस्या आ रही है तो उस उदाहरण को, शंका को मेरे तक पहुंचाएं। मैं उस शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा और इस उदाहरण को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।